हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार फिजिक्स IITB। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ को डिटेल में देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग आइगन वेक्टर्स को डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो किसी भी टॉपिक को डिटेल में देखने के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये एक स्पेशल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि सभी एलिमेंट्स इक्वल है और किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 3 के इक्वल हो गई। अगर मैं जनरल मैट्रिक्स n×n से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 के इक्वल हो गई। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी n×n मैट्रिक्स में अगर सभी एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं तो n-1 यानी कि 2, यहाँ पे इस केस में 3-1 जैसे कि 2 आइगन वैल्यूज़ 0 के इक्वल होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से मैंने डायरेक्ट आइगन वैल्यू लिख दिया है। और जो तीसरा यानी कि nth आइगन वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होता है, यानी कि जो लेमडा 3 होगा इस केस में, यहाँ पे n=3 है तो वो लेमडा 3 किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ये जो एलिमेंट्स एक जैसे है ना, यहाँ पे 1 है, सर्कल कर देता हूँ। 1 टाइम्स जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 3 यानी कि n, 1 टाइम्स n के इक्वल होता है। तो लेमडा 3 आपके पास आ जाएगा 3 के इक्वल। तो आइगन वैल्यूज़ हमने प्रॉपर्टी से ही निकाल ली, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है मैथमेटिकली। तो हमने बाय प्रॉपर्टी आइगन वैल्यूज़ लिख दी है। और आइगन वेक्टर्स को अब डिटेल में देखते हैं कि आइगन वेक्टर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने बेसिक्स तो देखा ही था, अब डिटेल में आज देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं λ=0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट वो जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 3 है, तीनों से मुझे वो आइगन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे आइगन वैल्यू 0 है तो मैं अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं अब x1 x2 x3 3 एलिमेंट्स ऑफ आइगन वेक्टर कंसीडर करूँगा और मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है रो 1 के उनसे मल्टीप्लाई करता जाऊँगा। फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1, सो 1 टाइम्स x1 इज़ x1 प्लस सेकेंड एलिमेंट इज़ 1, 1 टाइम्स x2 इज़ x2, थर्ड एलिमेंट भी 1 है तो x3 ही आ जाएगा। और RHS में हम 0 से इक्वेट करते ही हैं। ठीक है, तो अगर मैं सेकेंड रो की बात करूं तो वो भी मैं सेम ऐसे ही अप्लाई करूंगा x1 x2 x3 के साथ। और ये सेम इक्वेशन ही दोबारा से आएगी रो 2 एंड रो 3 के लिए। तो मैं 3 बार नहीं लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स है x1 x2 x3, बट इक्वेशन एक ही है। तो इनमें से 2 वेरिएबल हमें खुद चूज़ करने होंगे। लेट्स से मैं x2 एंड x1 इन्हें चूज़ कर लेता हूँ रेंडमली, और इनकी वैल्यू अगर मैं कुछ पुट कर देता हूँ तो इन्हें मैं बोलूँगा फ्री वेरिएबल्स। इनकी वैल्यूज़ चूज़ करने के लिए मैं फ्री हूँ। मैंने k1 एंड k2 रेस्पेक्टिवली x1 x2 के लिए वैल्यूज़ चूज़ कर ली। तो जो मेरा x3 होगा वो k1 एंड k2 पे डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इक्वल होगा, क्योंकि हमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है कि तीनों का सम जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं x1 x2 की वैल्यूज़ जानता हूँ तो मैं x3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस केस में x1 x2 जो है वो फ्री वेरिएबल्स है एंड x3 डिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली आप किन्हीं भी 2 वेरिएबल को फ्री बना सकते हो इस केस में। सो जो थर्ड होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन के आ जाएगा। तो मैं क्यों फ्री वेरिएबल की इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ फ्री वेरिएबल से एसोसिएटेड। तो वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि इस केस में नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हैं, 2, x1 x2 को मैं फ्री कर दूं तो x3 मेरे पास डिपेंडेंट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स के। ठीक है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये जो Li मैंने लिखा है इसका मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो λ=0 के करस्पॉन्डिंग हमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगी, ये हम श्योरली कह सकते हैं अब। ठीक है, तो मैं एक जनरल आइगन वेक्टर आपके सामने लिख देता हूँ एंड उसके बाद हम न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर भी लिख देंगे एक समझने के लिए। तो जनरल आइगन वेक्टर में मैं k1 मान लेता हूँ x1 की जगह, x2 की जगह k2 मान लेता हूँ। तो x3 जो है मेरा वो कंस्ट्रेंड हो जाएगा कि उसकी वैल्यू माइनस ऑफ k1 प्लस k2 के इक्वल
ही आएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर लिखने की कोशिश करूं तो मैं कुछ भी एक ऐसा एग्जांपल ले लूँगा जो कि इंडिपेंडेंट हो जाए x1 और x2। सो मैं 1 0 लेता हूं तो थर्ड एलिमेंट दोनों के सम के नेगेटिव यानी कि -1 के इक्वल ही आएगा। सिमिलरली मैं अगर 0 1 ले लूँ तो मैं ये जो प्रॉपर्टी जिसको मैं अभी स्क्वायर में पुट कर रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि आपको दो लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेंगे। तो इस बार मैंने 0 1 एंड तीसरा एलिमेंट -1 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू माइनस ऑफ k1 प्लस k2। तो आपने दो लीनियरली इंडिपेंडेंट न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर भी लिख दिए हैं। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये जो x है इसका पहला दूसरा एलिमेंट मैं खुद से पुट कर सकता हूँ, बट तीसरा एलिमेंट हमें पता है कि कुछ एक कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा। बट ये मैं खुद से पुट कर सकता हूँ, बट दोनों को साइमल्टेनियसली मैं 0 पुट नहीं कर सकता। इसका मतलब k1 k2 दोनों इक्वल तो मैं पुट कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है, बट दोनों को साइमल्टेनियसली 0 के इक्वल मैं पुट नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज जो ये x वेक्टर है, x आइगन वेक्टर, वो कंप्लीटली एक 0 वेक्टर बन जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जो आइगन वेक्टर है लेमडा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग, लेमडा 3 इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग इसी एग्जाम्पल में वो अब कैलकुलेट करना देखते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल रूल है, आपको वो मैट्रिक्स एज इट इज़ पहले लिख देना है। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास है, सारे एलिमेंट्स 1। इसके बाद क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट में से आइगन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ पे आइगन वैल्यू 3 है, तो आप डायगोनल एलिमेंट्स में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे तो आपके सामने एक नया मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। 1 - 3 जो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको पता है -2 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं इसे सर्कल करके लिख देता हूँ, ये -2 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली ये भी -2 एंड लास्ट वाला डायगोनल एलिमेंट भी -2 बन के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है हमें पता है, -2 टाइम्स x1 प्लस 1 टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हो गया। सिमिलरली मैं रो 2 के करस्पॉन्डिंग एंड रो 3 के करस्पॉन्डिंग भी ऐसी ही इक्वेशंस लिख दूंगा। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 3 इक्वेशन में तीन वेरिएबल में 3 इक्वेशंस हैं, और इसका सॉल्यूशन इजीली आप देख के भी एक बार बता सकते हैं कि तीनों x1 x2 x3 इक्वल होने चाहिए। ये इसका सॉल्यूशन है। और वो किसके इक्वल होना चाहिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे k ले लेता हूँ कि k के इक्वल होना चाहिए। k कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अदरवाइज ये हमारे पास आइगन वेक्टर ही कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो मैं इसे एक जनरल आइगन वेक्टर की टर्म में लिख देता हूँ। इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, k k k। और अगर मैं न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर की बात करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि k 0 नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप k कुछ भी ले लो तो न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर आपके सामने बन के आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसे 1 1 1 भी लिख सकता हूँ मैं, और 2 2 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये मैं एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूँ न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर के लिए। 1 1 1 एंड 2 2 2। ऐसे ही आप 3 3 3 4 4 4 1000 1000 1000 आपकी मर्जी हो वैसे लिख सकते हैं, बस 0 0 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने स्क्रीन पे ये रहा। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स 0 हैं। ये तो एक स्पेशल मैट्रिक्स है, इसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। ये एक 3x3 नल मैट्रिक्स है। इसके साथ साथ ही ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, अपर ट्रायंगुलर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है। इसके अलावा मैं इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ, क्योंकि आप इसका ट्रांसपोज लेके देखें तो इसी के इक्वल आएगा। और इसे मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ। ये एक बहुत ही स्पेशल मैट्रिक्स है जो कि इन सभी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, जैसा कि मैंने पहले बताया। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सभी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ या डेफिनेशन को ये फॉलो करता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का हमारे पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स को देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग आपको कुछ पता चलने वाला है इससे। आइगन वेक्टर
से पहले मैं इसके आइगन वैल्यू की बात करता हूँ। तो आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर की। तो ये भी एक प्रॉपर्टी मैंने 4th लेक्चर में आपको बताया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों आइगन वैल्यूज़ λ1, λ2 एंड λ3 जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली है। अब आइगन वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो आइगन वेक्टर के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल सा रूल है कि हमें वो मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखना है और उसके डायगोनल एलिमेंट में से आइगन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पे आइगन वैल्यू खुद 0 है, तो 0 - 0 भी 0 ही रहना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोबारा से 0 मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट रो मैं लिख सकता हूँ 0 × x1 + 0 × x2 + 0 × x3 इज़ इक्वल टू 0। बट हमें पता है कि बाकी दो रोज़ के साथ भी सेम कहानी आने वाली है। सो x1, x2, x3 जो है ये कुछ भी हो सकती है वैल्यूज़, क्योंकि 0 × एनीथिंग इज़ 0। ठीक है, तो x1, x2, x3 तीनों ही यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स है, तो आप तीनों की वैल्यूज़ कुछ भी लेने के लिए फ्री है। बस आपको एक कंडीशन रखनी है कि तीनों को साइमल्टेनियसली 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो हमारे पास फ्री वेरिएबल्स कितने आ गए हैं, 3 फ्री वेरिएबल्स आ चुके हैं। और हमें पता है कि नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ़ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स के इक्वल भी होता है। इसका मतलब इस केस में Li जो मैंने लिख दिया, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो वो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर के मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। लेट से पहला आइगन वेक्टर है 1 0 0। सो दूसरा इंडिपेंडेंट मैं बना सकता हूँ 0 1 0। तीसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट मैं बना सकता हूँ 0 0 1। तो क्या ये देखे देखे लग रहे हैं क्या, यस, ये तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3D में आई जे के कैप होते हैं वही है, उन्हें हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में। और ये तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ साथ ऑर्थोगोनल भी होते हैं। और इसके अलावा हम बहुत ही सेट बना सकते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट नहीं है, हालांकि ये हमारा 3D स्पेस में स्टैंडर्ड सेट होता है, बट और भी मैं सेट बना सकता हूँ, जैसे कि मैं x1 को 1 0 1 भी लिख सकता हूँ, तो x2 को मैं 0 0 1 लिख दूंगा एंड x3 को मैं 1 1 1 लिख दूंगा 1 1 1। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में भी x1 x2 x3 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इतने लीनियरली इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ कि लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो मुझे एक बार बता देनी चाहिए एक रिजिड डेफिनेशन कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है कि कंसेप्ट ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ आइगन वेक्टर्स, कि आइगन वेक्टर्स की हम लीनियर इंडिपेंडेंस को चेक कैसे करें। तो वो चेक करने के लिए पहले मैं एक जनरल एग्जांपल मान लेता हूँ कि आपके पास लेट से बहुत सारे आइगन वेक्टर्स हैं, n आइगन वेक्टर्स, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn आइगन वेक्टर्स अगर आपके पास हैं, तो इसकी इंडिपेंडेंस को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी कोएफिशिएंट c1 c2 c3 अप टू cn लेंगे और ये एक्सप्रेशन लिखेंगे c1 x1 + c2 x2 + c3 x3 अप टू cn xn इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, जिससे मैं अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो अगर इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन बन के आ रहा है, जो कि मैं पिंक कलर के पेन से लिख रहा हूँ, कि अगर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास बन के आ रहा है जो ये कहता है कि इसके सभी कोएफिशिएंट्स साइमल्टेनियसली 0 हो जाए, इसे ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अगर इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो भी ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो ये जो सभी आइगन वेक्टर्स थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, किस केस में, जब सभी कोएफिशिएंट्स एक साथ 0 हो जाए, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो तब। सो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बट जब ये ओनली सॉल्यूशन हो, ये सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो, तब हम इसे बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स x1 x2 x3 अप टू xn को। और जब ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी हमारे पास मिल रहा होगा, तो हम इन्हें बोल देंगे लीनियरली डिपेंडेंट, अगर इसके अलावा हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल रहा हो तो।
अभी हो सकता है आपको थ्योरी से समझ में नहीं आ रहा हो इतने अच्छे से, बट एग्जांपल के साथ मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। तो मान लीजिए आपको दो आइगन वेक्टर्स गिवन है, 1 1 एलिमेंट है पहला आइगन वेक्टर में एंड 1 3 एलिमेंट्स हैं दूसरे आइगन वेक्टर में। ये 2D स्पेस में है, दोनों वेक्टर्स ही हैं। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, C1 इंटू पहला वेक्टर प्लस C2 इंटू दूसरा वेक्टर को हमें 0 से इक्वेट करना है। 0 भी एक वेक्टर है यहाँ पे, क्योंकि LHS में वेक्टर है तो RHS में वेक्टर ही होगा। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपके पास C1 प्लस C2 एंड C1 प्लस 3C2 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। और RHS तो ज़ीरो वेक्टर है ही सही। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप अगर कंपेयर करेंगे तो पहले एलिमेंट्स को कंपेयर करने पे आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करके आप लिख सकते हैं C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दो इक्वेशंस, इन दो वेरिएबल C1 एंड C2, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक ट्रिवियल सॉल्यूशन बन के आ जाएगा, जो कि है C1 एंड C2 आर साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0। सो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन ही आ रहा है हमारे पास, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये दो वेक्टर्स जो मैंने क्वेश्चन में आपको दिए थे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डिपेंडेंस के केस में कैसे कोएफिशिएंट्स रिलेट हो जाएंगे। तो ये दूसरा एग्जांपल आपके सामने ये रहा। इस एग्जांपल में पहला जो वेक्टर है वो है 1,2 एंड दूसरा वेक्टर है 3,6। यहाँ भी अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे इनका, C1 इंटू पहला वेक्टर जो कि है 1,2 प्लस C2 इंटू दूसरा वेक्टर, तो इसे बोलते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन। और इसे इक्वेट करना है 0 वेक्टर से, तो आपको आगे ही कैलकुलेशन पता ही है, C1 प्लस 3C2 एंड दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 2C1 प्लस 6C2। और RHS तो 0 वेक्टर है ही, और फर्स्ट एलिमेंट को हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक इक्वेशन C1 C2 में, जो कि है C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 2C1 प्लस 6C2 इज इक्वल टू 0। बट आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन सेम ही है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 2, फर्स्ट इक्वेशन इंटू 2 करूँ तो इक्वेशन 2 ही मेरे पास बन के आ जाएगा। सो दोनों इक्वेशन सेम ही है। फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3C2। तो यहाँ पे एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है, C1 C2 में एक रिलेशन आ गया है दूसरा, तो इसे हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोल देंगे। ये जो दो वेक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स थे। प्रॉपर्टी आपके सामने एक स्क्रीन पे ये रही कि अगर n वेक्टर्स आपके पास हैं और सभी वेक्टर्स में n कंपोनेंट्स हैं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी होंगे जब उन सभी वेक्टर से मिलके बनने वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको ये स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ये रहा कि ये जो हमने मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ज़ीरो मैट्रिक्स, इसके हमें पता है कि जनरल आइगन वेक्टर का फॉर्म आ रहा था K1 K2 K3 के टर्म में, कि इसके तीनों ही जो वेरिएबल्स थे वो फ्री वेरिएबल्स थे। और इसका मैं अगर न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर की बात करूं तो जो मैंने सेकंड सेट ऑफ न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर मैंने बताया था आपको प्रीवियस एग्जांपल में जब मैंने ज़ीरो मैट्रिक्स की बात की थी, तो वो मैं सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स आपके सामने लिख देता हूं। तो 1 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1 1, ये तीन मैंने आपको न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर्स बताए थे जो मैंने उस वक्त कहा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसे मैथमेटिकली चेक कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। कोई भी तीन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं और पूछा है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, चेक करो। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको उन सभी वेक्टर्स से एक मैट्रिक्स बना देना है और उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करनी है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, ज़ीरो आता है या नहीं आता है, वो देखना है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो वो डिपेंडेंट थे, और नॉन ज़ीरो आ गया इसका मतलब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स थे। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स। तो उसमें पहला एलिमेंट पहला वेक्टर हो जाएगा, पहला कॉलम।
दूसरा कॉलम दूसरा वेक्टर एंड तीसरा कॉलम तीसरा वेक्टर हो जाएगा। आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके देखें तो इसका डिटरमिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो -1 के इक्वल आ गया, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये x1 x2 x3 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स है, ठीक है, क्योंकि ये -1 इसका डिटरमिनेंट आ रहा है जो कि नॉन ज़ीरो होता है। अब मैं कोई और तीन वेक्टर्स की बात कर लेता हूँ। पहला वेक्टर है 1 2 3, दूसरा वेक्टर है 2 3 1 एंड तीसरा वेक्टर है मेरे पास 3 5 एंड 4। तो मुझे इनका देखना है कि ये तीन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो मैंने आपको क्या रूल बता दिया, आपको डिटरमिनेंट बना देना है बस। तो पहला कॉलम मैंने लिख दिया, सिमिलरली दूसरा कॉलम एंड तीसरा कॉलम भी मैं लिख दूंगा। और अब इस मैट्रिक्स का मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके देख लूँगा। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आपको आता ही है, तो आप देखेंगे कि इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने पे ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। सो डिटरमिनेंट ज़ीरो के इक्वल, इसका मतलब ये x1 x2 x3 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। यहाँ पे ये जो हमारे पास तीन वेक्टर मैंने रेंडमली लिए थे x1 x2 एंड x3, ये लीनियरली डिपेंडेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे मैं अगर एक्सप्लिसिटली समझने की कोशिश करूँ तो मैं कुछ ऐसे समझ सकता हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे तो x1 एंड x2 अगर मैं जोड़ूँ तो वो x3 के इक्वल है। आप ध्यान से देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हुए, तो x1 प्लस x2 जो है वो x3 के इक्वल बन के आ रहा है। इसका मतलब मैं इसे कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक तरफ ले जाके x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। और ये माइनस x3 को मैं लिख सकता हूँ प्लस करके माइनस ऑफ x3, कोई चेंज नहीं आएगा ऐसा लिखने से भी। और कोएफिशिएंट फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 टाइम्स x1 प्लस 1 टाइम्स x2 प्लस माइनस ऑफ 1 टाइम्स x3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कोएफिशिएंट c1 c2 c3 की टर्म में बात करूँ तो कोएफिशिएंट्स मेरे पास यहाँ पे c1 इक्वल टू 1, c2 इक्वल टू 1 एंड c3 इज इक्वल टू -1 कोएफिशिएंट मिल रहा है, जो कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब भी ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये आप देख सकते हैं कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। इसका मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल ही होता है। इसका मतलब λ2 एंड λ3 λ1 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा और λ3 आपका 3 के इक्वल हो जाएगा, थर्ड डायगोनल एलिमेंट के। तो आप आइगन वैल्यूज़ को डायरेक्ट ही लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट अब अगर मैं आइगन वेक्टर की बात करूं तो मैं लेमडा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर पहले देख लेता हूं। तो वो आइगन वेक्टर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा रूल है कि मैं मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखूंगा एंड उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा डायगोनल एलिमेंट भी 0 एंड थर्ड वाला डायगोनल एलिमेंट 3 - 1 दैट इज़ 2 हो जाएगा। इस तरह का मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो 0 × x1 प्लस 0 × x2 प्लस 1 × x3 इज इक्वल टू 0। बाकी दो रोज से भी ऐसा ही कुछ इक्वेशन मिलेगा और आप कह सकते हैं कि x3 इज इक्वल टू 0, ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। बट x1 एंड x2 के लिए आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ किसके इक्वल होगी। तो x1 x2 जो है हमारे पास कंप्लीटली फ्री वेरिएबल्स हैं, हम उनकी वैल्यूज़ कुछ भी ले सकते हैं एंड x3 हमेशा 0 हो जाएगा। तो k1 k2 साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप k1 k2 को कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये मैंने इक्वल टू 0 गलती से लिख दिया, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। k1 k2 साइमल्टेनियसली नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये मैंने गलत लिख दिया, इसको करेक्शन कर ले प्लीज़। तो ये मैंने इसके न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर्स का एग्जांपल आपके सामने लिख दिया है, 1 0 0 एंड 0 1 0। लास्ट एलिमेंट 0 ही रहेगा, वो फिक्स है। फर्स्ट टू एलिमेंट्स को मैंने फ्लिप कर दिया है।
अब जो नेक्स्ट इसका आइगन वैल्यू है लेमडा 3 इक्वल टू 3, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देख लेते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे निकालना है। डायगोनल एलिमेंट्स में से इस बार 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। और इसे भी दोबारा से आप अगर सॉल्व करेंगे x1 x2 x3 के टर्म्स में तो आपको ये दो इक्वेशंस मिल जाएंगी। इन दो इक्वेशंस में से आप देख सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन कह रही है कि x2 एंड x3 इक्वल है। आप एक तरफ ले जाएं तो आप कह सकते हैं x2 इक्वल टू x3। एंड फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि जो हमारे पास x1 है वो इक्वल है x3 बाय 2 के, बट x3 खुद x2 के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं x2 बाय 2 के भी इक्वल होगा। तो मैं अगर जनरल आइगन वेक्टर की बात करूं तो मैं अगर x2 x3 को k ले लेता हूं तो x1 मेरे पास k बाय 2 बन के अपने आप ही आ जाएगा। k ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा k कुछ भी हो सकता है। और अगर मैं इसके न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर की बात करूं तो न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर के लिए मैं 1 2 2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे आपका x2 एंड x3 2 के इक्वल है एंड x1 दोनों के हाफ के इक्वल है, तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैं जो आपके सामने लिखने जा रहा हूँ ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स ही है। आप लोग ही बताइए किस तरह का मैट्रिक्स है। ओके, तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके जो आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो भी डायगोनल एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं। इसका मतलब इसके तीनों आइगन वैल्यूज़ जो है वो 1 के इक्वल होंगे, क्योंकि इसके तीनों डायगोनल एलिमेंट्स भी 1 के इक्वल ही है। तो अगर मैं तीनों आइगन वैल्यूज़ 1 के इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर आइगन वेक्टर की बात करूं तो हमें क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगी। इस मैट्रिक्स को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 0। बट x3 के लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, x3 कुछ भी आर्बिट्रेरीली हो सकता है, बट x3 कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं इसका अगर जनरल आइगन वेक्टर लिखूँ तो 0 0 k मैं लिख सकता हूँ, वेयर k शुड नॉट बी इक्वल टू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। एंड इसी को मैं लिख सकता हूँ न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर के टर्म में 0 0 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ही आइगन वेक्टर आपको मिल के आ रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट। बाकी आप 0 0 2 भी लिख सकते हैं, 0 0 3 भी लिख सकते हैं, बट वो सभी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एक ही बन के आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फॉर एन n क्रॉस n मैट्रिक्स द नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स इज लेस देन और इक्वल टू n। यानी कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर्स जो है वो 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, या उससे कम 2 या 1 भी हो सकते हैं, बट 3 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। यही ये प्रॉपर्टी कहता है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने मैंने अभी जस्ट दिखाया कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, उसमें आइगन वेक्टर एक ही बन के आ रहा था लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो कि है 0 0 k की फॉर्म का। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।